So students, today we are going to discuss about photoelectric effect. Now what is this photoelectric effect? Photo का मतलब होता है बेटा लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. So what we are going to do? अब यहाँ पर लाइट का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करेंगे. So what is the working principle? इसमें क्या होता है उसको समझते हैं. हम एक मेटल लेते हैं, ये मेटल फोटोसेंसिटिव होना चाहिए. और इस मेटल पर हम लोग विजिबल रेज को स्ट्राइक करवाते हैं. अब ये विजिबल रेज क्या होते हैं? ये विजिबल रेज हमारे विबग्योर में से कोई भी रेडिएशन हो सकता है. दैट इज कुड बी अ वायलेट, कुड बी अ इंडिगो, इट कुड बी अ ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये जो विजिबल रेडिएशन और विजिबल रेज हैं, these are actually electromagnetic radiations, right? Okay, so what is this electromagnetic radiations? So this electromagnetic radiations has got some frequency as well as wavelength. तो ये जो वायलेट है, इसकी जो वेवलेंथ है, इट इज एक्चुअली 380 नैनोमीटर. हमें पता है कि 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर. एंड जो रेड है उसकी वेवलेंथ है 740 नैनोमीटर. सो 380 से 740 नैनोमीटर वेरी करता है, राइट? सो वेवलेंथ ऑफ वायलेट एंड वेवलेंथ ऑफ रेड. तो आप ये देख रहे हो कि जो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है और रेड की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है. दिस इज द रीजन व्हाई रेड लाइट को हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें दूर से दिखाई देती है. नाउ द थिंग इज कि इन विजिबल रेडिएशन को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है. अगर ये मेटल है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट, ऑफ सिमिलर टाइप. और इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी आपको पता होगा. इस इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है एंड जो रेडिएशंस हम इसके ऊपर थ्रो करते हैं, उस रेडिएशंस के थ्रू से इनके बीच की जो इंटरेक्शन है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के इंटरेक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली किसी भी चीज को, किसी भी बॉन्डिंग को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें कोई एनर्जी चाहिए. सो ऑब्वियसली ये जो रेडिएशंस है, विजिबल रेडिएशंस है, दे मस्ट हैव सम गॉट सम एनर्जी. ठीक है. अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है. अगर वेवलेंथ होती है तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी होगी, राइट? We know that c is equal to nu lambda, so that means, और हमें पता है कि c की वैल्यू इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये फिक्स्ड है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये जो है c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलोंग विद आवर विजिबल रेडिएशंस. ठीक है. तो हम इसे जनरली क्या कह देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट. Yes, it is the velocity of light because light is one of the electromagnetic radiations. ठीक है. तो मतलब बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्स रेस, यूवी रेस, गामा रेस, इन सब की भी स्पीड यही होगी, दैट इज 320/8 मीटर पर सेकेंड. बट द थिंग इज दैट कि अगर मेरे पास ये कांस्टेंट है और मुझे ऑलरेडी, सपोज मैं v की बात करता हूँ, वायलेट की बात करता हूँ, इसकी अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो ऑब्वियसली पुटिंग दिस एंड दिस आई कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर इसकी वेवलेंथ है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, दैट इज c डिवाइडेड बाय 380 into 10 to the power -9. ठीक है, पर सेकंड. So this is the frequency of violet. And red की बात की जाए, so that is frequency of red will be 740
divided by sorry C divided by 740 into 10 to the power minus 9 1 second. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एज वे फाउंड आउट दैट कि वायलेट सिमिलरली इस तरह से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज इन सब की भी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज हो। ओके, shall I rub it now? Now that you have understood that कि इस रेडिएशन की, अब ये रेडिएशन बेटा कोई भी हो सकता है, ये वायलेट भी हो सकता है, इंडिगो भी हो सकता है, ऑरेंज, रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी है जैसे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, और प्लैंक्स कहता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। सो दैट मीन्स अगर हमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी पता है तो ऑब्वियसली उस रेडिएशन की एनर्जी भी पता होगी, उस रे की एनर्जी भी पता होगी हमें। And this h is the Planck's constant we know, and it's 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds. So ये भी constant है, ये already हमें पता है. So we can find out the energy suppose of violet. Similarly, we can find out the energy of red. h तो constant है. अब हम यहाँ frequency किसके लगाएंगे? red की, right? Okay. So what I want to explain is that कि हर एक रेडिएशन की, हर एक रेस की अपने को क्या पता होती है, अपने को एनर्जी पता होती है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, एंड वी ऑलरेडी हैव अ रिलेशन of Planck that E is equal to h nu, and with this relation we can find out the energy of a radiation. Now the second point is कि ये एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है इसको ब्रेक करना है। अगर हम इस इंटरेक्शन को ब्रेक करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को हम ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट हो जाएगा, राइट? अब ये क्यों करना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दिस इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से मूव करवा पाए, फ्लो करवा पाए, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। दिस इज द मोटो ऑफ दिस फिनोमेनन। इट वाज वर्कड आउट बाय आइंस्टाइन बेसिकली। और जो आज के दिन में जो आप जो सोलर सेल्स देखते हो, तो उसमें यही होता है कि सोलर एनर्जी का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सो दैट मीन्स इसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होने की वजह से इन दोनों का इंटरेक्शन, दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को ब्रेक किया हमने, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करा। अब इसको मैथमेटिकली भी थोड़ा समझते हैं, एंड बिफोर दैट वी अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट की जो रेडिएशंस होते हैं, according to de Broglie, it has got both the nature, that is particle as well as wave, और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। Now, what is this particle nature? ये जो रेडिएशन है उसमें हम वेव के बारे में बात ना करते हुए इसके पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि ये जो रेडिएशन है, इट हैज गॉट पार्टिकल्स लाइक दिस, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और each of the discrete particle has got some frequency and obviously has got some energy also, as already we have found out। और ये सारे पार्टिकल्स को हम के एनर्जी को ऐड करेंगे तो पूरे रेडिएशन की एनर्जी होगी। एंड वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। सपोज ये जो मैंने EV बताया है, तो जो EV है ये एक पार्टिकल की एनर्जी है, और ऐसे मान लो कि n पार्टिकल्स हैं, तो हम इसको n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरा का पूरा रेडिएशन वायलेट की एनर्जी मिल जाएगी पूरे की। लेकिन ईच ऑफ द पार्टिकल हैज गॉट ऑफ एनर्जी h, राइट? ये चीज समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर इसमें एनर्जी है तो ऑब्वियसली ये इसको ब्रेक करेगा, इसको इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, गॉट इट? ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है कि कितनी एनर्जी। अब इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि एक इंसान है, वो एक कार को पुश कर रहा है, लेट्स सपोज विद सम एनर्जी, लेट्स सपोज 100 जूल्स। एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया मैंने, 100 जूल्स का। अब ये मान के चलो कि इस कार को मूव करने के लिए
आपको 100 जूल, आपको मान लो कि 200 जूल्स की जरूरत है। सो ऑब्वियसली अगर ये 100 जूल से पुश कर रहा है तो ऑब्वियसली 200 जूल इसको मिनिमम जरूरत है, तो ये कार हिलेगी नहीं। जैसे ही ये अपने एनर्जी बढ़ाता है और 200 जूल्स तक पहुंच जाता है तो ये जो कार है वो जस्ट स्टार्ट हो जाएगी मूव करना, राइट। और मान लो कि आपने 250 जूल्स दे दिया, मतलब इसने अगर इसको और बढ़ाकर 250 जूल्स कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कार मूव करने लग जाएगी विद सम वेलोसिटी, राइट। ये बात सच है, ठीक है। सो ये सेम टू सेम ऑलमोस्ट यही फिनोमेनन आपको दिखता है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसको रब करता हूं। इसमें क्या करते हैं कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं वायलेट की रेडिएशन ले रहा हूं, वायलेट विजिबल रे की रेडिएशन ले रहा हूं, और उस वायलेट की जो टोटल एनर्जी है, मतलब ईच ऑफ दम को ऐड करते हुए जो टोटल एनर्जी है वो मान लो कि ET है। And before that I want to explain a very important point over here that each of the particles जो है, अगर लाइट के केस में मान लो कोई भी विद्युत से कुछ भी हो तो उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, और ये कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता, मान लो कि एक्स रेस, यूवी रेस कुछ भी होता, तो हम ईच ऑफ द पार्टिकल को फोटोन ना बोलकर क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटम और फोटोन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस इज दैट कि फोटोन हम लोग विजिबल रेस के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज अ फोटोन इज एक्चुअली अ क्वांटम, स्पेशल केस है बस, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये जो रेडिएशन इस पर हिट किया, लेट्स सपोज ये किसका है, वायलेट का, एंड द टोटल रेडिएशन दैट इज ETV, ये मान लो कि आपका hν है, hν है, ठीक है। एंड ये जो रेडिएशन है hν एंड दैट इज द टोटल रेडिएशन। अब ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा इसको इजेक्ट ना कर पाए अगर इसका इंटरेक्शन इसके एनर्जी से, वायलेट की एनर्जी से ज्यादा हो, और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जस्ट इसको इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हेल्प करे, दैट्स इट, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि ये इसको फ्लो भी करवा पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज द इनिशियल दैट इज hν, ये मेरा टोटल है, दैट कैन बी इक्वल टू hν0। एंड व्हाट इज दिस hν0? ये मान लीजिए कि जो ये एनर्जी किसकी है, रेडिएशन की, दिस इज द रेडिएशन, और ये जो एनर्जी मिली है ये किसको मिली है, इस इलेक्ट्रॉन को मिली है। अगर ये जो मिनिमम एनर्जी अगर इसको मिलती है तो ये मिनिमम एनर्जी से क्या करता है, ये जस्ट इसको ये ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होता है लेकिन मूव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है तो ये विद सम काइनेटिक एनर्जी मूव कर जाता है। और अगर ये एनर्जी जो आपने रेडिएशन एनर्जी दी है वो अगर उतनी ही एनर्जी हो कि ये जस्ट ही मूव कर पाए, तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करने के वर्ज में हो, मतलब जस्ट टेंडेंसी इसको मूव करने के, लेकिन अभी तक कुछ को वेलोसिटी ना मिला हो, तो इससे इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। What is work function? Work function is the minimum energy required for this electron just to make it on the verge of moving, it पर भी मूव न कर पाए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर ये 200 जूल जो है दिस इज द मिनिमम एनर्जी की ये ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट होगा। सिमिलरली अगर आप hν0 दे, अगर ये इक्वल टू hν0 जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो ये ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट होगा, और इससे अगर ज्यादा देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिलना जरूरी है। अगर वेलोसिटी नहीं मिलेगा तो वो कंटीन्यूअसली मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो दो पॉइंट है कि तो जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर 250 दे दिया जाए, अगर 250 टोटल है तो ऑब्वियसली 200 तो ये वर्ज पे होगा, प्लस 50 जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी दे देगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी अगर टोटल आपका एच न्यू वी है तो जो मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी जो है जस्ट को स्टार्ट करने के लिए, मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ये एच न्यू नॉट है। और उसको और इससे ज्यादा अगर एनर्जी देते हो तो वो मूव कर जाएगा मुस्लिम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ द थिंग इज दैट कि ये वी नॉट जो है, सॉरी ये जो न्यू नॉट है, ये क्या चीज, इसे हम लोग कहते हैं threshold frequency. Now what is this threshold frequency? It is the minimum frequency needed by the electron to move. किसकी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? पार्टिकल की होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ photoelectric effect, that is the total energy with which the radiation will strike the surface of the metal should be at least equal to the electron की movement को ये जब स्टार्ट करे, अगर ऐसा है तो दैट इज द मिनिमम वन, तब उस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट एच न्यू नॉट। ठीक है, एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर ये मूव कर जाता है, बिकॉज अगर एनर्जी उससे भी ज्यादा है तो हाफ एम वी स्क्वायर से मूव कर लेता है। व्हाट इफ अगर एनर्जी इससे भी कम है, अगर मान लीजिए कि एच न्यू नॉट से भी कम है आपका एच न्यू, तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा, इवन ये काम ही नहीं करेगा, इजेक्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो आपको आपका जो एनर्जी होनी चाहिए इस रेडिएशन की, वो मिनिमम एच न्यू नॉट तो होनी ही चाहिए। ये एच न्यू नॉट किसकी एनर्जी है? ये एच न्यू नॉट जो है वो मेटल के स्पेसिफिक एनर्जी है, क्योंकि हर एक मेटल का एच न्यू नॉट डिफरेंट होगा, बिकॉज हर एक मेटल के लिए में ये इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। तो ये इंटरेक्शन अगर डिफरेंट होगा तो इसको तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो ये चाहिए, और ये कौन देगा? आपका रेडिएशन एनर्जी देगा। तो ये जो ध्यान रखो, ये जो एच न्यू नॉट जो है बेसिकली ये मेटल की इंटरेक्शन की एनर्जी है, मतलब ये मिनिमम एनर्जी आपको इतनी जरूरत होगी। ठीक है, और ये मेटल पर डिपेंड करता है, हर एक मेटल के लिए आपका एच न्यू नॉट डिफरेंट होगा, बिकॉज हर मेटल में इंटरेक्शन बिटवीन the proton and the electron will be different, right? ठीक है, तो this is metal specific, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, and this is the energy given by the radiation. So ये रेडिएशन की एनर्जी है जो कि at least should be equal to the metal का इंटरेक्शन का एनर्जी, and rest of the energy will be, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो अगर ये इससे ज्यादा है, मतलब अगर if you say that h nu v is greater than h nu naught, तो उस केस में रेस्ट ऑफ द एनर्जी को हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर में, क्योंकि अगर इसको इसके इक्वल करना है तो सम एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी नीडेड, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मान लो कि h nu v is equal to h nu naught, उस केस में आपको कोई वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर कि ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको फाइनल बता दूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होती है रेडिएशन की कि किस तरह से उसकी, और जो इंटरफेरेंस जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट। और जो उसके एनर्जी से कोई नाता नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई नाता नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से नाता है। इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ द फोटोन, कितना नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग है, और उस फोटोन की एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अगर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे वो नंबर कम हो चाहे ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, इंटेंसिटी के एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फोटोन्स स्ट्राइकिंग। ठीक है, सो और ये भी चीज को पॉइंट पर ध्यान रखना है कि जो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एजेंट करता है, एंड एट लास्ट ये दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज एच न्यू वी। ये वायलेट के लिए अगर रेड होगा तो ऑब्वियसली ये आर हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऐसा हो सकता है कि जो
कुछ फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल फाइनली आपको कंक्लूड करने से पहले बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी हैव सीजियम एंड वी हैव सपोज सोडियम। अब सीजियम और सोडियम में सीजियम जो है वो ज्यादा बड़ा एटम होता है, सोडियम का एटम जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, एंड ऑब्वियसली सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजियर देन द सोडियम। सो दैट्स द रीजन व्हाई आपको सीजियम में इंटरेक्शन को तोड़ने में ज्यादा आसानी होगी, तो आपको कम एनर्जी की रेडिएशन की जरूरत हो सकती है पड़ेगी। लेकिन सोडियम के केस में आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज इंटरेक्शन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर पुल onto that electron. So this is reason क्योंकि सीजियम में आसानी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आपको कम एनर्जी की जरूरत होती है, and that's the reason why cesium is used in the photovoltaic cell nowadays. And this phenomenon is very very important, and इस photoelectric effect की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। Okay, thank you so much.